अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। एक दो पेपर्स इवेल्युएट करते हैं आज। काफ़ी बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि हमें एक सैम्पल तो एक लाइव इवेल्युएट कर दें। कुछ पहले डोंट्स सुन लें। जब आप असाइनमेंट अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें आपने नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने रजिस्टर के ऊपर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना, असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं करनी। आपने ब्लैंक शीट के ऊपर A4 साइज़ या लीगल पेज के ऊपर आपने अटेम्प्ट नहीं करनी। आपने असाइनमेंट पेजेस जो मिलते हैं उन पे अटेम्प्ट नहीं करनी। आपने जो नैरो लाइन शीट होती है उसके ऊपर अटेम्प्ट नहीं करना। एक नॉर्मल शीट जो कोई भी एक दस्ता होता है जिसके ऊपर साइड पे मार्जिन्स लगे होते हैं, जो नॉर्मल शीट आप मैट्रिक FSC में यूज़ करते रहे हैं, वो यूज़ करनी है आपने। आपको उसी तरह की एक सिमिलर शीट माइनर डिफरेंस के साथ वो FPSC PPSC ने आपको देनी है आपके CSS और PMS के एग्ज़ाम्स में। सो प्रैक्टिस जब भी करनी है आपने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस नहीं करनी। चंद एक चीज़ें वो फिक्स होती हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट न किया करें। हाँ, आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर ज़ाहिर बात है आप एक्सपेरिमेंट्स कर करके आप सीखेंगे, वो करें। लेकिन शीट्स, पेन, पेंसिल, कलर्स वगैरह वगैरह इस पर ना करें। सिमिलरली आपको ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई और कलर यूज़ करने की इजाज़त ही नहीं है। आप पेपर्स में नहीं यूज़ कर सकते। सो मच सो आप वाइटनर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उसका कलर भी वाइट है ना, ट्रांसपेरेंट थोड़ी है। सो ये सारा आपके जहन में होना चाहिए। अब एक सवाल अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट हुआ है उसको ज़रा इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव दिस क्वेश्चन मरियम का, and the statement was assess the strategic, legal, and diplomatic implications of India's suspension of Indus Water Treaty. What policy options can Pakistan pursue in response to this development? So पढ़ना शुरू करते हैं। So उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन दिस ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी का इनके पास आ गया, इंट्रोड्यूस करा दिया इंट्रोडक्शन में स्ट्रेटेजिक लीगल को। ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ठीक है। आई वुड लाइक के कम से कम एक पेज का इंट्रोडक्शन लाजमी लिखें और उसके बाद न्यूमेरिक्स में जाएं, यहाँ पे लिखें 1। पता हो कि हेडिंग नंबर 1 ये थी, एंड देन हेडिंग नंबर 2। यहाँ पे इनसे एक मिस्टेक हुई है, वो ये कि इन्होंने मेन हेडिंग मिस कर दी है। मेन हेडिंग क्या होती है? मेन हेडिंग होती है कि क्वेश्चन में कितनी बातें पूछी गई हैं उसके आपने आ, उतनी मेन हेडिंग्स होंगी। इस क्वेश्चन में 2 लेवल्स पे बातें पूछी गई हैं। सबसे पहला उसने इम्प्लीकेशंस पूछे हैं जिसके अंदर 3 इम्प्लीकेशंस हैं, ओके। दूसरा है पॉलिसी ऑप्शंस। सो हमारी एक मेन हेडिंग जो है वो इसकी हो गई, दूसरी मेन हेडिंग होगी हमारी पॉलिसी ऑप्शंस की। सो यहाँ पे नीचे जाके हम बताएंगे कि इम्प्लीकेशंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह, ठीक है। सो उसके बाद ये होगी हेडिंग नंबर 2, तो ये हो जाएगा 2.1 स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस। और अगर आप इसकी भी फर्दर सब हेडिंग्स बनाना चाहते हैं सो ये हो जाएगा 2.1.1, फिर देन 2.1.2। तो ये ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान फिजिकल ईयर 2024 टू 2025, एंड देन अच्छा, पैराग्राफ्स को ब्रेक मत कीजिए, कोशिश करें कि एक हेडिंग के नीचे आप एक पैराग्राफ बिल्ड करें। इनका एक्सप्रेशन ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पार एसिमेट्री आई है सस्पेंशन से, ये आर्ग्यूमेंट भी ठीक है। याद रखें एक चीज़, CSS के एग्ज़ाम में सबसे फजूल रेफरेंस जो होगा ना वो न्यूज़पेपर का होगा, मीडिया का होगा। ये सबसे फजूल रेफरेंस कंसिडर किया जाता है क्योंकि डॉन, ट्रिब्यून, द न्यूज़ ये खबरें देते हैं किसी सोर्स से सुन के। दैट्स वाई आप थीसिस वगैरह जब उठाते हैं, रिसर्च वगैरह जब उठाते हैं तो बहुत रेयरली देखते हैं कि किसी न्यूज़पेपर को उन्होंने रेफ़र किया हो। इसको कोई अच्छा रेफरेंस, अच्छा सोर्स नहीं समझा जाता। स्टैटिस्टिक्स को, एविडेंसेस को, ऑफिशियल रिपोर्ट्स को, UN का डेटा को, गवर्नमेंट का डेटा को, NGOs की रिसर्च को,
टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को उनको अच्छी राय दी जाती है, उनको अच्छी जगह दी जाती है, तो उस पर आपने रिलाई करना है। और याद रखें, जब डॉन कह रहा है एज पर दिस रिपोर्ट ये चीज़ ऐसे है, तो आप डॉन क्यों रेफर कर रहे हैं? आप डायरेक्टली उस रिपोर्ट को रेफर कर रहे हैं ना, तो टेक्निकली तो हमें वो करना चाहिए। फिर उसके बाद आ गए हैं जी इम्पैक्ट्स ऑन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, आल्दो ये स्ट्रेटेजिक में नहीं जाता है। वाटर स्टोरेज क्राइसिस आ रहा है, इससे अब हल्की फुल्की इररेलेवेंसी फील होना शुरू हो गई है। अब आ जाते हैं लीगल इम्प्लीकेशंस। याद रखें, योर हेडिंग्स आर योर आर्ग्यूमेंट्स। आप हेडिंग्स की को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते। तो आप लिखें कि ये वायलेशन ऑफ नॉन सस्पेंशन क्लॉज है, आर्टिकल 12 है, ये है, वो नीचे लेके आएंगे आप पैराग्राफ के अंदर। हेडिंग्स में आपने आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो आपने अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए नीचे पैराग्राफ का उनको हिस्सा बनाना है। सो नॉन सस्पेंशन क्लॉज, यानी कि आप आर्ग्यूमेंट बजाय इसके कि नॉन सस्पेंशन क्लॉज पे आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें, आप बिल्ड करें कि इट इज़ द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी itself and its instruments that protect Pakistan's water rights। ठीक हो गया, आर्गुमेंट बनाएं ये वाला। उसके नीचे खुद ब खुद आर्टिकल 12, आर्टिकल 11, आर्टिकल 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो एक आ गया ये वाला। दूसरा बताएं कि पक्टा सन सरवांडा पे आप आर्गुमेंट बिल्ड करने की बजाय आप बताएं कि इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉज और कस्टम इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। उसके नीचे ये पैराग्राफ के हिस्से में चला जाएगा कि किस तरीके से ये वायलेशन हो रही है, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पे, एविडेंस के तौर पे नीचे चला जाएगा। सिमिलरली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इस बात का क्या मतलब है? इस हेडिंग को पढ़ के रीडर को क्या समझ आई? मेन हेडिंग है आपकी, इस सब हेडिंग की मेन हेडिंग है आपकी लीगल वायलेशन। तो लीगल वायलेशन वाला कोई टोन नजर आया इस हेडिंग में? नहीं नजर आया। तो बताएं ना कि ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी वायलेशन भी है और उसको बाईपास भी किया गया। तो नीचे फिर उसको एविडेंस दे के एक्सप्लेन कर दें। सिमिलरली आप ट्रीटी सस्पेंशन और ट्रीटी वायलेशन का डिफरेंस बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगेन हल्की फुल्की इररेलेवेंसी यहाँ पे भी आ गई। उसके बाद डिप्लोमेटिक आ जाता है कि इरोजन ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा कंप्लीट करें। बिकॉज ऑफ इंडियाज हेजेमोनिक इंटेंशंस या इंडिया की वाटर हेजेमनी, कुछ इसी तरीके से ना आपने उसको पूरा आर्ग्यूमेंटेटिव कंस्ट्रक्ट करना है, रीजनिंग करनी होती है आपने हेडिंग्स में। हेडिंग्स को आपने प्लेन नहीं रखना, हेडिंग्स को आपने नरेट नहीं करना सिचुएशन को, आपने सिचुएशन को नरेट करने के साथ साथ उसकी रीज़न भी कर देनी है हेडिंग्स के अंदर। दिस इज़ हाउ इट बिकम्स आर्ग्यूमेंटेटिव। और उसके बाद आ जाता है, आपने बांग्लादेश की एग्जांपल दे दी है, चाइना का रोल क्या है। आप चाइना का रोल ये हेडिंग बनाने की बजाय कि चाइना का भी रोल है, ये बताने की बजाय चाइना का रोल क्या है, कैसे है, हाउस एंड वाइज को लेके आए ना हेडिंग्स के अंदर। तो सिमेट्री होनी चाहिए हेडिंग्स में। ऊपर कुछ हेडिंग्स थी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स थी, दे वर गुड। ये अब ओवर सिंपल हेडिंग है, इट्स नॉट फाइन। तो इसको भी उसी तरह जिस तरह आपने ऊपर स्ट्रक्चर दिया था हेडिंग्स को, इसको भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर दें। अब इंडिया की जियो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन बताने की क्या ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है, आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो इसको जो मेन हेडिंग है डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन वाली, उसके साथ लिंक करें ना, इसको अलग से तो ना रखें। अब आ जाता है जी पाकिस्तान के पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन तो हमने ये निकाला कि अटैक ही कर दो इस पर, लीगल अटैक कर दो। बजाय इसके कि आप बताएं लीगल अटैक कर दो, आप ये बताएं ना कि पाकिस्तान को ये केस जो है ना परसू करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट्स में करना चाहिए वगैरह वगैरह। आप इस तरीके से आर्गुमेंट बिल्ड करें ना, कंप्लीट करें बात, कन्वे कंप्लीट करें। डिप्लोमेटिक ट्रैक को आप बताएं कि कैपिटलाइज ऑन डिप्लोमेटिक ट्रैक्स बाय दिस, थ्रू दिस, पूरी बात करें। ठीक है, देखिए रिकमेंडेशन के ना कुछ पिलर्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ
क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और इससे करने से और इसको क्यों करना चाहिए, यानी कि इसको करने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कैसे ठीक हो जाएंगी। तो रेकमेंडेशन के ना ये पिलर्स होते हैं। फिर इसी तरीके से रेकमेंडेशन में अगर आप केस स्टडी ऐड करना चाहते हैं तो बता दें कि फ़लाँ स्टेट ने ये किया था, ये करने से ये नताइज निकले, इन नताइज का प्री सिचुएशन डेटा ये है, पोस्ट सिचुएशन इम्प्रूवमेंट ये आई है, पोस्ट पॉलिसी ये, प्री पॉलिसी ये वाला डेटा है, पोस्ट पॉलिसी ये वाला डेटा है। तो आपने केस स्टडी या रेकमेंडेशन को इस अंदाज में आपने मेंशन करना होता है। और यहाँ पे ना मुझे एक अजीब चीज़ लगी, वो ये कि बुलेट्स में आपने रेकमेंडेशंस लिखना शुरू कर दिए हैं। बुलेट्स नहीं बनाने, जिस तरीके से आपने इम्प्लीकेशंस के पैराग्राफ्स बनाए थे, आपने यहाँ पे भी पैराग्राफिंग करनी है, आपने यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। तो आपने आर्ग्यूमेंट्स देना है बजाय इसके कि आप चीज़ों को सिंपली नरेट करते रहें, ये भी कर लें, 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 ये भी कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल इट वाज अ गुड अटेम्प्ट, आई रियली अप्रिशिएट दैट अटेम्प्ट। सो या, गुड एफर्ट। एक और पेपर देख लेते हैं, MCQs की मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब आ जाते हैं एनर्जी क्राइसिस एज द क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों ने कैसे किया इसको। ठीक है, किधर गया? कोमे लगा लगा के पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छी राइटिंग, राइटिंग अच्छी है। इंट्रो शॉर्ट है, इसको 1 पेज पे लेके जाए। आई रिपीट, इसको 1 पेज पे लेके जाए। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन को भी, कंक्लूजन को भी 60 to 70% ऑफ पेज लिखा करें। उसके बाद गवर्नेंस क्राइसिस इन इकोनॉमिक सेक्टर। एक सवाल था हमारा, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस इज अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। सो आपने चार्ट बना दिया, आपने एक डायग्राम बना दी। कोई भी जब आप फिगर या चार्ट या कुछ बनाते हैं तो उसका नाम रखते होते हैं, यूनिवर्सिटी में आप रखते होते थे, तो लिखें यहाँ पे बॉटम पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एनर्जी सेक्टर। अब ये देखें, बुलेट्स, वेर इज़ पैराग्राफ, वेर इज़ रीज़न। कोई भी पैराग्राफ होता है उसका ओपनिंग सेंटेंस होता है, फिर उसकी रीजनिंग होती है, फिर उसका एविडेंस होता है, फिर उसका कंक्लूजन होता है। वो किधर है? वो आर्ग्यूमेंट्स देना ना, एग्जामिनर को आपने बताना कि मेरी आर्ग्यूमेंटेशन कितनी अच्छी है। तो आप बुलेट्स में जब बता रहे हैं तो आपको यूँ लगता है कि एग्जामिनर को ये लग रहा है कि इसको चीज़ें याद हैं, नरेट कर लेता है, लेकिन इस बच्चे को आर्ग्यूमेंटेटिव जो स्किल्स होती हैं ना, वो रीजनिंग वाली स्किल्स इनकी मिस हैं। फेलियर इन लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग, अब उसमें भी आपने क्या किया हुआ है? बुलेट्स बनाए हुए हैं। बच्चों, बुलेट्स नहीं बनाने, नहीं बनाने, पैराग्राफ्स बिल्ड करने हैं आपने। करप्शन एंड रेंट सीकिंग कहाँ हो रही है, उससे क्या इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है? हेडिंग में कंप्लीट बात कन्वे करें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग। इस बात का एनर्जी क्राइसिस से क्या लेना देना है? ये जो आपने पूरा आर्ग्यूमेंट लिखा है, पूरा इधर हेडिंग के अंदर उसको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद इम्पैक्ट्स बता दिए। अब याद रखें, अच्छी बात है कि आपने रेलेवेंट रहने की कोशिश की, लेकिन एक चीज़ और, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाए, या किसी एसे के अंदर, या किसी इस तरह के किसी भी और सब्जेक्ट ऑप्शनल कंपलसरी के अंदर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो वहाँ पे हल्का सा रूम होता है आपके पास कि आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। ज़ाहिर बात है आप उसके पैराग्राफ बिल्डिंग करेंगे, लेकिन कंक्लूजन से पहले आप उसका एक चार्ट बना दीजिए, उसकी समरी दे दें कि जी ये चीज़ें करने से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सो ठीक था ये क्वेश्चन, एक्सप्रेशन ठीक है, डेटा ठीक है, लेकिन पैराग्राफ्स मिस है। दूसरा सवाल है वही वाला, इंडस वाटर ट्रीटी वाला, बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इस लेंथ को मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए। यहाँ पे भी वही बात जो मैंने पहले की है कि मेन हेडिंग जो है ना वो मिस है। तो मेन हेडिंग्स दें और उसके बाद पैराग्राफ्स को स्प्लिट किया हुआ है, पैराग्राफ स्प्लिट नहीं करने बच्चों, लीगल। अच्छा, फिर बीच बीच में तो हल्के फुल्के पैराग्राफ आ भी रहे हैं। अब यूँ लग रहा है, और फिर कंक्लूजन
से पहले आपने जो पॉलिसी ऑप्शंस दिए हैं वो अगेन सारे के सारे बुलेट्स में चले गए। इन पॉलिसी ऑप्शंस की हेडिंग्स और पैराग्राफ किधर हैं बच्चों? तो आपने इस तरीके से इनकी इवेल्यूएशन करनी होती है, इनकी अटैम्प्ट, इनको आपने क्वेश्चन को इवेल्यूएट करना है, उसकी स्टेटमेंट को उसको कॉम्प्रीहेंड करना है एंड देन उसको रिप्रोड्यूस करना है। तो ये वाले सारे आपके जो है ना वो मेजर फ्लॉज हैं। आई होप सो कि आप सब के, बाकी सब के भी यही मेजर चीज़ें हैं। मैंने सारे पेपर देखे हैं तो उनमें से कदरे जो बेहतर पेपर थे वो मैंने आपके सामने अट्रैक्ट किए हैं। वेरी इनकरेजिंग, आप लोग लिख रहे हैं। तकरीबन 40 लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की है और 140 की क्लास है एंड दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप जब पेपर देने जाएंगे फेब में, एग्ज़ामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं या आपकी कितनी डेप्थ है या आपको कितना ज़्यादा चीज़ें आती हैं। उसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है सिवाय इसके कि वो आपका पेपर देख के असेस करे आपको। तो आप ज़ाती हैसियत में पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर आपका वो तैयार नहीं है ना बच्चों, तो फिर एग्ज़ामिनर के पास कोई दूसरा तरीका नहीं कि आपके पेपर को देखने के सिवा, आपका इंटरव्यू तो ज़ाहिर बात है उसने लेना नहीं, आपको मिलना तो उसने है नहीं, वो तो आपका नाम भी नहीं जानता। तो अपना राइटअप ठीक करें, और राइटअप ठीक होगा लिख के। तो अगर 140 की क्लास में से 40 लिख रहे हैं, दैट्स नॉट इवन 30%। हाँ, तो जो नहीं लिख रहे हैं, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लिखें। आप लोग मिस करेंगे इन चीज़ों को, इन दिनों को, इन क्लासों को। जब आपके पेपर हो जाएंगे तो पेपरों के बाद आप लोग तरले करेंगे कि ए खुदा पेपरों से पहले वाले 2-3 महीने वापस दे दे, हम लिख ही लेते। तो फ़ौरन पेपरों के बाद, पेपरों के अंदर जब आपने बैठना है, जब आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा होगा, जब आपसे लिखा नहीं जा रहा होगा, हाथ बार बार रुक रहा होगा सोचने और हाथ के लिखने में और सोचने में जो है ना वो इम्बैलेंस आ रहा होगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखें, लिख के चेक करवाएं। प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अभी आपके सामने, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये साल बाद चीज़ें बदल जाएंगी, हालात बदल जाएंगे, किसी की शादी हो जाएगी, किसी के प्रेशर आ जाएगा, किसी के पेरेंट्स बीमार हो जाएंगे, किसी के 100 तरह के मसाइल आ जाते हैं, इंसान के मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। तो अभी मौका है, इसको ब्लेसिंग समझें और इसको अगले साल पर ड्रैग ना करें। जो नहीं लिख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने लिखना है, और जो लिख रहे हैं आई अप्रिशिएट आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आई रियली अप्रिशिएट एफर्ट्स, आप लोग एफर्ट कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट दैट एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड। कीप ऑन राइटिंग जो लिख रहे हैं, और इम्प्रूव करें। जो मैंने भी टिप्स दिए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, इनको देखें, इनको नोट करें, अपनी असाइनमेंट सामने रखें और उसके ऊपर नोट करें इन चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी भी ठीक होने वाली हैं, जो मैंने बताई हैं, और फिर अगले टेस्ट के अंदर आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।